हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग दोस्तों सचिन सर के नोट्स में एसएसटी का नोट्स है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन का दोस्तों 6 to 8 भाई बहनों के लिए। आज हम लोग पॉलिटिकल सिविक्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सचिन सर के नोट्स का सिविक्स के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ी उनका जो दिया गया नोट्स में दोस्तों उनका पूरा पर वीडियो स्टार्ट बनाने कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए हम इतना कर रहे हैं तो आप लोग भी दोस्तों का कर्तव्य बनता है कि चैनल ग्रो करने में आप सब भी मेरा मदद कीजिए दोस्तों। जब आप सब के लिए हम इतना कर रहे हैं सब कुछ दोस्तों, तो आप सब भी मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए दोस्तों। और मेरा लक्ष्य है दोस्तों 1K तक पहुँचाने का। 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए दोस्तों। आप सब जितना हो सके आप वीडियो को फैलाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने को बोलिए दोस्तों, जिससे मेरा लक्ष्य पूरा हो जाए दोस्तों 1K तक, और आप सबका भी लक्ष्य पूरा हो जाए दोस्तों। जितना जल्दी आप लोग मेरा लक्ष्य को पूरा कीजिएगा दोस्तों 1K सब्सक्राइबर को, उतना जल्दी हम सचिन सर का नोट्स का पूरा पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड कर देंगे दोस्तों। आप लोग फैलाने में वीडियो को कमी नहीं कीजिए दोस्तों, फैलाइएगा दोस्तों, तो मेरा भी मनोबल ऊंचा होगा दोस्तों। मेरे को भी मन करेगा कि हाँ वीडियो हम बना के डालें सचिन सर के नोट्स का, और आप लोग भी फायदा लीजिएगा दोस्तों। आप सबको रिवीजन में वो दोस्तों मदद मिलेगा। बस आपसे यही गुजारिश है दोस्तों कि आप लोग 1K सब्सक्राइबर जितना जल्दी हो सके आप मेरे चैनल पर दोस्तों बढ़वाने का कोशिश कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। आप भी हमारे लिए थोड़ा मेहनत कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ दोस्तों। ग्रामीण स्वशासन दोस्तों, गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ही ग्रामीण स्वशासन होता है। इन सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने व अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए पंचायत व्यवस्था बनाए गए हैं। ग्राम पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए योग्यता: ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उस गांव का निवासी तथा भारत का नागरिक होना आवश्यक है दोस्तों। उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष की हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह किसी न्यायालय द्वारा कोई सजा ना पाया हो। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि दोस्तों: ग्राम प्रधान, उप प्रधान और ग्राम पंचायत और समिति के सदस्य दोस्तों। सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी: ग्राम पंचायत अधिकारी, सेक्रेटरी दोस्तों। दूसरा है दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी। तीसरा है लेखपाल। चौथा है बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नलकूप जल चक्र चालक। छठा है प्रधानाध्यापक। सातवां शिक्षक है दोस्तों। ग्राम पंचायत के कार्य दोस्तों: ग्राम पंचायत यह देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रही है या नहीं। यह बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यार्थी की निगरानी करती है दोस्तों। गांव की गलियों में खड़ंजा बिछवाने, सड़क बनवाने, पानी की निकासी के लिए नाली बनवाने, बिजली, पीने की पानी इत्यादि की व्यवस्था तथा जन्म और मृत्यु का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव एवं इनके खरीदने तथा नीलामी का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही होती है। पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब किताब रखती है। वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है। जिन गांवों की आबादी 1000 से कम है, वहाँ पास के अन्य छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। पंचायत समिति के सदस्य की संख्या 0.09 से 15 तक होती है।
ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षक समिति का अध्यक्ष होता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण तथा विद्यालय में दोपहर के भोजन मिड डे मील की व्यवस्था उसकी देख रेख में होती है दोस्तों। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव होता है, उसे सेक्रेटरी भी कहा जाता है। वह जनता द्वारा चुना नहीं जाता बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। क्षेत्र पंचायत, इसे ब्लॉक ऑफिस या ब्लॉक का दफ्तर भी कहते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बीडीसी मेंबर भी करते हैं। विकास खंड के सभी गांवों के प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत बनती है। क्षेत्र पंचायत समितियां, क्षेत्र की निर्माण समिति, क्षेत्र की जल समिति, क्षेत्र की शिक्षा समिति। हर एक समिति के सदस्यों की संख्या 10 से 15 तक हो सकती है। क्षेत्र पंचायत के सदस्य की उम्र कम से कम 21 वर्ष की होती है। जिला पंचायत विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरह हर गांव में ग्राम पंचायत व हर विकास खंड में एक क्षेत्र पंचायत काम करती है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के हर जिले जनपद में जिला पंचायतन काम करती है। जिले के सभी क्षेत्र में पंचायतों को मिलाकर जिला पंचायत बनती है। जिला पंचायत के सदस्य क्षेत्र पंचायत के सभी प्रमुख जिला पंचायतों के सदस्य होते हैं। जिले के सांसद व विधायक भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। जिला पंचायत के सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। जिले का मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ जिला पंचायत का सचिव होता है। चुनाव की प्रक्रिया, जिला पंचायत के सदस्य भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। जिला पंचायत की एक बैठक 3 महीने में जरूर होनी चाहिए। ऐसा नियम विकास खंड का काम काज देखने के लिए जिला पंचायत अपने सदस्यों की छोटी छोटी समितियां बनाते हैं, जैसे शिक्षा समिति, सिंचाई व्यवस्था समिति, पशुपालन समिति, भूमि समिति, भूमि विकास समिति आदि। नगरीय स्वशासन, बहुत छोटे नगरों में नगर पंचायत, उससे कुछ बड़े नगरों में नगर पालिका परिषद तथा बहुत बड़े नगरों में नगर निगम होते हैं। यह सरकारी निकाय नियम है। जिस शहर या कस्बे की आबादी 5000 से 1 लाख के बीच होती है, वहाँ नगर पंचायत बन सकती है। 5000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर में नगर पंचायत बनती है। एक नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 से 24 तक होती है। 1 लाख से 5 लाख तक जनसंख्या वाले शहर में नगर पालिका परिषद बनती है। नगर पालिका परिषद में सदस्यों की संख्या 25 से 55 तक होती है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम बनता है। नगर निगम में सदस्यों की संख्या 60 से 110 तक होती है। राज्य सरकार नगर पालिका परिषद या नगर निगम को भंग कर सकती है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के कुछ नियम कानून हैं। ये नियम कानून राज्य की सरकार बनाती है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम में कम से कम 1/3 महिला सदस्य और कुछ अनुसूचित जाति के सदस्य होते हैं। नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है जो महापौर या मेयर कहलाता है। महापौर जनता द्वारा चुना जाता है। हर नगर पालिका परिषद का एक मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होता है और हर नगर निगम का एक आयुक्त, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी और आयुक्त जनता द्वारा नहीं चुने जाते, सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यदि किसी वजह से नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद का नगर निगम भंग कर दी जाए तो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक उसका काम संभालता है। वार्ड नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद अथवा नगर निगम के सदस्यों के चुनाव के लिए नगर क्षेत्रों को खंडों या भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इस खंड या भाग को वार्ड कहते हैं। जिला प्रशासन, अधिकारी व कर्मचारी यह जनप्रतिनिधियों की तरह जनता द्वारा निश्चित समय के लिए नहीं चुने जाते हैं, बल्कि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों एवं चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित किए जाते हैं। ये 60 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून और योजनाओं को जिलाधीश, तहसीलदार और लेखपाल जिले में लागू करते हैं। वे राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन
करते हैं। वे स्वयं कोई नियम कानून या नीति नहीं बदल सकते। वे ना ही कोई नया कानून और ना योजना बना सकते। जिला प्रशासन के कार्य, जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था, नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर देना। भारत की विदेश नीति, किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा करना। सबसे पहले वह अपने पड़ोसी देशों की ओर देखता है और उनके साथ मित्रता एवं सहयोग का भाव रखना चाहता है। इससे वह विश्व के सभी देशों की स्थिति में जानने का प्रयास करता है। इससे वह विश्व के सभी देशों की स्थिति को जानने का प्रयास करता है, उसी के आधार पर अपनी विदेश नीति निश्चित करता है। गुटनिरपेक्षता, नॉन एलिजमेंट। भारत में शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्रतापूर्ण विदेश नीति अपनाने का निश्चय किया। शांतिपूर्ण और स्वतंत्रता की यह विदेश नीति ही गुटनिरपेक्षता की नीति में बदल गई। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत ना तो किसी गुट में शामिल होगा और ना किसी देश के साथ सैनिक संधियां करेगा। पंचशील सिद्धांत, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध थे। उनके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार है। यह सिद्धांत इस प्रकार है: एक दूसरे की राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किया जाए, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न किया जाए, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, 5 सिद्धांत कौन कौन है। ये एक दूसरे की राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किया जाए, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न किया जाए, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को भावना का पालन किया जाए। निशस्त्रीकरण की नीति, विदेश विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हमारे देश में निशस्त्रीकरण, शस्त्रों को कम करना की नीति का समर्थन किया है। शस्त्रों की होड़ में युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती है। भारत का विचार है कि यदि शस्त्र एवं सेना में अधिक व्यय न किया जाए तो विश्व में तनाव कम होंगे। इसके अतिरिक्त निशस्त्रीकरण से जितने धन की बचत होगी उसका उपयोग जन कल्याण के कार्यों में हो सकेगा। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता, पंचशील ने निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करती है। वैश्विक समुदाय एवं भारत, विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध सन 1914 में प्रारंभ हुआ था, जो सन 1918 तक चला। इसमें भाग लेने वाले देश थे, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और जर्मनी, टर्की तथा दूसरी तरफ सर्बिया और इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस घटना में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। इस युद्ध में भाग लेने वाले देश में एक और इंग्लैंड और फ्रांस और रूस तथा दूसरी ओर जर्मनी, जापान, इटली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ, संसार के अनेक देशों की बर्बादी देखकर यह अनुभव किया गया कि भविष्य में ऐसा युद्ध न हो। संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। दक्षिण सूडान को 193 देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मानित किया गया। शुरू में इस संघ में केवल 51 राष्ट्र सदस्य थे, जिसमें भारत भी शामिल था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक की घोषणा की। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: महासभा, फिर सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। महासभा के बारे में पढ़ते हैं। जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र
सदस्य महासभा में अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु मतदान के समय एक राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। महासभा में 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है। ये भाषाएं हैं अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी और अरबी और फ्रेंच है। अंग्रेजी है, चीनी है, स्पेनिश है, रूसी है और अरबी है, फ्रेंच है दोस्तों। 6 भाषाओं महासभा में। हमारे देश की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित महासभा अध्यक्ष रह चुकी है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, इनमें से 5 देश अस्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्य राष्ट्र हैं चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन। ये सब सुरक्षा परिषद के 5 देश अस्थायी हैं, चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन। शेष 10 अस्थायी सदस्य हैं, केवल 2 वर्षों के लिए महासभा में चुने जाते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। इसका उद्देश्य यह भी है कि जाति, भाषा एवं धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, मानव अधिकार के प्रति विश्व का सम्मान हो। न्याय परिषद, ट्रस्टशिप काउंसिल, विश्व युद्ध के बाद 11 ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देश का शासन था। इन न्याय परिषद का उद्देश्य ऐसे 11 राज्यों को स्वतंत्र कराने में सहायता देना था, जिसमें वह सफल भी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। यह नीदरलैंड के हैग नामक नगर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्याय शास्त्री श्री BN राव और श्री नागेंद्र सिंह एवं श्री RS पाठक रह चुके हैं। वर्तमान में श्री दलवीर भंडारी न्यायाधीश हैं। सचिवालय, सेक्रेटरीज, ये संयुक्त राष्ट्र का दैनिक कार्य करता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी महासचिव कहलाता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सहमति से महासभा 5 वर्ष के लिए चुनती है। वर्तमान में इसके महासचिव पुर्तगाली के एंटोनियो गुटेरस हैं दोस्तों। भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ से मिला सहयोग, खाद्य और कृषि संगठन FAO ने भारत के तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाने में सहायता की। राजस्थान के भूमि संरक्षण को रोकने का प्रयास कर रहा है। यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में सहायता कर रही है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ऋण दिए हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क। सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अत्यधिक कार्य किया है। मलेरिया, पोलियो और उन्मूलन विश्व स्वास्थ्य संगठन की देन है। यूनिसेफ बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए कार्य करती है। यूनिफेम महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने का कार्य करती है। दक्षेश सार्क 1985 में दक्षिण एशिया के 7 देशों से मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेश बना है। इनका स्थायी कार्यालय काठमांडू में है। नवंबर 2005 में अफगानिस्तान दक्षेश में सम्मिलित हुआ। अप्रैल 2007 में इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला, जिससे वर्तमान में दक्षेश की सदस्य संख्या 8 हो गई है दोस्तों। दक्षेश के 8 देश हैं दोस्तों, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान दोस्तों। फिर से एक बार देखिए, दक्षेश के कितने देश हैं? 8 देश हैं। नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान है दोस्तों। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। भारत इस संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है दोस्तों। भारत इस संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है। समानता, इक्वलिटी, समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। भारत जैसे एक लोकप्रिय देश में
सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज कहा जाता है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करेगा। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, मिड डे मील अरेंजमेंट, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई है और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। बी आर अम्बेडकर अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है और आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेंगे। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। दलित के बारे में पढ़ते हैं। दलित वह शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपने पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है कि जिन्हें दबाया गया, कुचला गया, उसे दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों, सोशल प्रीजुडिक्स और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति सेक्सुअल कास्ट के वर्ग में रखती है। जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाने भेदभाव का एक रूप है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं होती थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था वे जो खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण बिताई भी कर देते थे। इस प्रकार के व्यवहारों के कारण ओम प्रकाश के पिता ने स्कूल मास्टर से कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, या ये यूँ यहीं पढ़ेंगे इसी मदरसे में, और यूँ ही नहीं इसके बाद और भी आवेगे पढ़ने को। रोजा पार्कर्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिका इतिहास की दिशा बदलती है।
1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानताओं को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश एक्सपर्ट फॉर्म आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के सिर्फ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मजात, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थानों में प्रवेश या मूर्खता या भागवत प्रेटली राजनिधि, स्टेट फंड से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के लिए उपयोगों के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निबंधन या शर्तों के अधीन नहीं होगा। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। संसद क्या है दोस्तों? हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संचारणीय बीमारियां, कम्युनिकेबल डिसीज पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित वाटरबोर्न होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ केयर, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, पब्लिक हेल्थ सर्विस। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक पैराडॉक्स स्थिति है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों से टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। निजी स्वास्थ्य सेवाएं, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं, लेबोरेटरीज हैं जो परीक्षण करती है और विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं। केरल के अनुभव। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्यों के पूरे बजट में 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती है। थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो यहाँ स्टॉप करते हैं दोस्तों। आज सिविक्स का वीडियो है दोस्तों। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों
तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, सपोर्ट कीजिए दोस्तों।